नमस्कार। चलिए आज इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली सल्तनत, जो कभी भारत की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, पूरी तरह से बिखर रही थी। और जानते हैं, अराजकता और साजिशों के इसी धुएं से एक नया वंश उभरा, तुगलक वंश। आज हम उसी सिपाही की कहानी जानेंगे जिसने इस बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से एक करने का जिम्मा। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि खिलजी सल्तनत का पतन क्यों हुआ। फिर देखेंगे कि कैसे गाजी मलिक नाम का एक सैनिक सुल्तान बन गया, उसने क्या बड़े सुधार किए, और आखिर में हम उसकी मौत के उस रहस्य को भी जानेंगे जो आज तक इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है खिलजियों के आखिरी दिनों से। देखिए, तुगलकों के आने से ठीक पहले दिल्ली सल्तनत की हालत आप कह सकते हैं एक ऐसे जहाज जैसी थी जिसका कप्तान कहीं खो गया हो। चारों तरफ बस अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी जैसे ताकतवर सुल्तान ने जिस सल्तनत को बनाया था, वो इतनी जल्दी कमजोर कैसे पड़ गई? आखिर वो कौन सी दीमक थी जो इस विशाल साम्राज्य की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी? असल में इसकी वजह कोई एक नहीं बल्कि कई थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सुल्तान खुद कमजोर हो चुके थे। मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह जैसे शासक राजकाज छोड़कर बस ऐशो आराम में डूब गए थे। और देखिए, जब राजा कमजोर होता है तो खजाना खाली हो जाता है, भ्रष्टाचार फैल जाता है और दूर बैठे गवर्नर खुद को ही बादशाह समझने लगते हैं। और दिल्ली में उस वक्त ठीक यही हो रहा था। ऐसे मुश्किल हालात में दिल्ली को एक बहुत ही मजबूत नेता की जरूरत थी, और इसी उथल-पुथल के बीच एक नया नायक सामने आया जिसका नाम था गाजी मलिक। जी हां, इस नायक का असली नाम था गाजी मलिक, और उसकी कहानी में ही हिंदुस्तान की मिट्टी की महक थी। उसके पिता एक तुर्की गुलाम थे, लेकिन उसकी मां पंजाब की एक जाट महिला थी। शायद इसी वजह से कई इतिहासकार मानते हैं कि तुगलक वंश सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि भारत की अपनी धरती से जुड़ा हुआ था। उसने अपना सफर एक मामूली सिपाही के तौर पर शुरू किया था, लेकिन उसकी तलवार में धार थी और इरादों में दम था। उसने मंगोलों के खूंखार हमलों से सल्तनत की सीमाओं को एक ढाल की तरह बचाया। और जानते हैं, उसकी इसी काबिलियत ने उसे एक आम सिपाही से दीपालपुर का गवर्नर बना दिया। ये कोई विरासत में मिली गद्दी नहीं थी, बल्कि अपनी मेहनत से कमाई हुई इज्जत थी। तो जब दिल्ली के हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए, तो सबकी नजरें गाजी मलिक पर ही थीं। 8 सितंबर 1320 को उसने खुसरो शाह को हराकर दिल्ली की गद्दी संभाली और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से एक नए दौर की शुरुआत की। सुल्तान बनते ही गयासुद्दीन ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन बिखरती सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। एक तरफ उसने अपने बेटे जौना खां को दक्षिण में विद्रोह कुचलने के लिए भेजा, तो दूसरी तरफ वो खुद बंगाल को फिर से दिल्ली के अधीन करने निकल पड़ा। वो हर मोर्चे पर सल्तनत को जोड़ रहा था, लेकिन शायद किस्मत ने उसे सिर्फ 5 साल का ही वक्त दिया था। एक और दिलचस्प बात है, वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी की उपाधि जोड़ी, जिसका मतलब होता है धर्म योद्धा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि वो सल्तनत का असली रक्षक है। देखिए, तलवार चलाने वाला हर शख्स सल्तनत नहीं चला सकता, लेकिन गयासुद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक बहुत ही काबिल प्रशासक भी था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उसने एक टूटे हुए साम्राज्य में फिर से जान फूंकी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसने ये सब कुछ महज 5 सालों में कर दिखाया। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल में एक बिखरते साम्राज्य को संभालना और उसे तरक्की की राह पर ले आना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था उसकी रस्मे मियाना की नीति, मतलब बीच का रास्ता। उसने ये बात समझ ली थी कि शासन न तो जरूरत से ज्यादा सख्ती से चलता है और न ही जरूरत से ज्यादा नरमी से। उसने दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाया, ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल सारथी लगाम को न ज्यादा खींचता है और न ही ज्यादा ढीला छोड़ता है। उसने अमीरों से ज्यादा आम लोगों की भलाई पर ध्यान दिया। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने ये समझा कि सल्तनत की असली ताकत किसान है, और उसने उनके लिए सिंचाई की नहरें बनवाईं। उसने डाक व्यवस्था को इतना तेज कर दिया कि सल्तनत के हर कोने से खबर दिल्ली तक फौरन पहुंचने लगी। और इंसानियत दिखाते हुए उसने कर्ज न चुका पाने पर कोड़े मारने जैसी क्रूर सजा को भी खत्म कर दिया। और किसानों को राहत देने के लिए तो उसने कमाल का कानून बनाया।
उसने हुक्म दिया कि किसी भी हालत में 1 साल में लगान 1/11 हिस्से से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने के किसानों के लिए यह कितनी बड़ी राहत रही होगी। ये उन्हें गवर्नरों की मनमानी से बचाता था। वास्तुकला के मैदान में भी उसने अपनी एक यादगार छाप छोड़ी। उसने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद की नींव रखी। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक विशाल किला था, जिसकी ऊंची और ढलान वाली दीवारें आज भी उसकी ताकत और दूरदर्शिता की कहानी कहती हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सल्तनत मजबूत हो रही थी और जनता भी खुश थी। लेकिन फिर आया साल 1325, जो अपने साथ सुल्तान की मौत का एक रहस्यमयी पैगाम लेकर आया। और यही कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है, जिसके केंद्र में थे मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। असल में सुल्तान और औलिया के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। जब सुल्तान बंगाल से जीत कर लौट रहा था, तो उसने औलिया को दिल्ली छोड़ने का फरमान भेजा। जवाब में औलिया ने सिर्फ इतना कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और हुआ भी वही। जब सुल्तान दिल्ली के पास अफगानपुर पहुंचा, तो उसके बेटे जौना खां ने स्वागत के लिए लकड़ी का एक बहुत भव्य पंडाल बनवाया था। जश्न शुरू हुआ, हाथियों की परेड निकाली गई, और तभी अचानक वो पूरा पंडाल भरभरा कर गिर गया, और उसी मलबे के नीचे दबकर सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? इतिहासकार आज भी इस सवाल पर बटे हुए हैं। इब्न बतूता जैसे कुछ लोग मानते हैं कि यह सत्ता के लिए उसके बेटे जौना खां की ही एक चाल थी। वहीं फरिश्ता जैसे इतिहासकार इसे एक बदकिस्मत हादसा बताते हैं। सच क्या था, यह राज शायद हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो चुका है। तो इस महान संस्थापक की छोटी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली कहानी से हमने क्या सीखा? चलिए एक नजर डालते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी। उसने एक टूटते हुए साम्राज्य को न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे तरक्की की राह भी दिखाई। किसानों की भलाई से लेकर तुगलकाबाद जैसे किले के निर्माण तक उसने सिर्फ 5 साल में वो विरासत खड़ी कर दी जिसे सदियां भी मिटा नहीं सकीं। और अंत में हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या गियासुद्दीन की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर सत्ता के लिए रची गई एक खूनी साजिश? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही कहीं दफन रहेगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?